देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर जो हमला हुआ उसके भी सख्त नताइज आना शुरू हो चुके हैं। हमाद अजहर बड़े अरसे बाद मीडिया पर नजर आए, कहते हैं सख्त लहजे में एहतजाज का इशारा दिया, साथ साथ कहा कि अब ये बेशक गला काटने मगर हम झुकने वाले नहीं। क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है मुराद सईद से, जब से मैं इसमें मफरूर हुआ हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें ये जो हमले हो रहे हैं जिस तरह के, और ये जिस नौबत में ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले। सवाल यह है कि ना झुकने के नताइज क्या हैं। तहरीक इंसाफ के पास इतनी स्पेस है वो कि सख्त इकदाम उठा सके। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत कानून 2024 ऐवान में पेश किया, जिस पर अपोजिशन और सहावती तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। बिल की बात करें तो वजीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शजाउर रहमान ने बिल ऐवान में पेश किया। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत फैलाई जाने वाली गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स सबका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाए जाने वाली खबरों पर भी इतलाक होगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में आने वाले पीका ऑर्डिनेंस की मुखालफत में बढ़ चढ़ कर बोलते थे। उस वक्त मरियम औरंगजेब, जो कि उस वक्त की तर्जुमान थी वफाक की, क्या कहती थी, आइए सुनते हैं। ये कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं पैका लॉ के अंदर, ये इंसानी बुनियादी हकूक, इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन जो आईनी हक है पाकिस्तान के शहरी का, उससे तसादुम है। इसको फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस को खत्म किया जाए। क्या अब इजहार आज़ादी शहरियों को, इजहार राय आज़ादी की शहरियों को हासिल नहीं होगी, क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत में जो आपकी है इस पर तनकीद करेंगे। और इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जी अपने महंगाई के हवाले से भी। बहुत सलीस और सादा हकीकत है, या तो खर्चे कम करो और अगर मुमकिन नहीं तो आमदनी बढ़ाओ, और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो कर्जे लेकर खर्चे पूरे करो। ये माजरा किसी घर का नहीं बल्कि इस मुल्क के खुदादाद का है। हम ना खर्चे कम किए हैं, ना आमदनी में इजाफा किया है। बाकी रहा कर्जा लेने का नुस्खा, तो वो पैदर पे कर्जे लिए जा रहे हैं और मकरूज होते जा रहे हैं। लेकिन हर बार कर्जे के बोझ में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का गरीब दब जाता है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गरीब मुल्क की अशराफिया पर सालाना 17 बिलियन डॉलर्स यानी 1 खरब 70 अरब डॉलर्स खर्च होता है, जिसका मतलब पाकिस्तानी 400 खरब से जायद पैसे बनते हैं। 1 खरब 70 अरब डॉलर से क्या हो सकता है? पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर किस्त आईएमएफ से दरकार है। 1 खरब 4 अरब रुपयों की से बड़ी अस्पतालें चल सकती हैं। 5 से 7 मिलियन डॉलर्स में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। कराची यूनिवर्सिटी के सालाना अखराजात 8 बिलियन रुपए हैं, तो अशराफिया को दी जाने वाली एक V8 गाड़ी 6 करोड़ से जायद की है। इस वक्त सरकारी गाड़ी के बदले 1200 बंदों को 50,000 नौकरी मिल सकती है और ये सारे काम हो सकते हैं। तो अशराफिया को लगाम डालकर हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी जैसी हजारों यूनिवर्सिटीज मुल्क के दूर दराज इलाकों में बना सकते हैं। सिंध की अगर बात करें, इसके अलावा भी दीगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं और उसकी अगर बात करें तो वो भी बना सकते हैं। देहातों में हजारों अस्पतालें बन सकती हैं, मगर ये कदम उठाएगा कौन? कहीं जो अशराफिया हैं वो हुक्मरान तो नहीं? यही वो सवाल है। इसी तरह से इसी सारी चीज़ों पर जी अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी एलीट जो है वो किस तरह से पाकिस्तान की गरीब आवाम पर इस वक्त बोझ बन गई है।
ना सिर्फ अल जजीरा ने बल्कि डॉन ने भी रिपोर्ट किया है इसी तरह से, और आईएमएफ ऑफिशियल वेब रिपोर्ट भी बता रहा है कि आईएमएफ टीम ने भी ये बताया कि जी स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट तक पाकिस्तान की अथॉरिटीज के लिए जो सेकंड एंड फाइनल रिव्यू है उसकी अगर बात करें तो फिर से दोबारा उसमें काफी सारी पाबंदी और काफी ज्यादा सख्त मामलात हैं जिसकी बात हो रही है। तो अगर ये सख्त बोझ डालना है तो 25 करोड़ आबादी पे क्यों, पाकिस्तान की इलीट को क्यों इतनी छूट है? हर बंदा जबान जदे आम यही सवाल कर रहा है और यही सवाल करने की कोशिश करेंगे आज भी। जी मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जी रियाज फतियाना साहब हैं मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सहर कामरान साहब है मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शहजाद मनसब खान साहब है मैंने मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं आपकी तरफ आती हूँ सबसे पहले शहजाद मनसब साहिबा। शहजाद मनसब साहिबा, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, एक तरफ रऊफ हसन साहब पे कल हमला हुआ, सबने मजम्मत की और इसके ऊपर इंक्वायरी बनाने की भी बात हुई, इन्वेस्टिगेशन भी यकीनी तौर पे होगी, लेकिन माजी की इन्वेस्टिगेशनों को क्या हुआ जो इस हाल के इस हादसे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, मेरे ख्याल से वो तो पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। तो फिर लेकिन जो हमाद अजहर साहब ने इसका रिएक्शन दिया, इसके ऊपर आप क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये नहायत काबिल मजम्मत वाकया था। दिन दिहाड़े एक कैपिटल सिटी में इस तरीके का वाकया होना ये बहुत अफसोसनाक भी है और हम हिम्मत करते हैं और इस कुल हर किस्म का साफ और शफाफ इसकी तहकीक होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कौन लोग थे। और इन्होंने एफआईआर अब पहले तो लिखवाई ही नहीं, अब शायद लिखवाई है, तो पुलिस इसकी तहकीक करेगी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि माजी में बहुत सारे ऐसे वाकयात रहे जिनमें कि तहकीकात अधूरी रह गई और लोग भूल गए। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी जरूर कहूंगी कि ये जमात और इन्होंने जिस तरीके से लोगों के जहनों में जो है तशद्दुद को उभारा, जिस तरीके से इनका माजी में आप देखें तो हमेशा इन्होंने उकसाया है लोगों को मारपीट पे, इस किस्म के एहतजाज पे जो कि पुरअमन ना रह जाए। और ये सारी चीजें जो कि आखिर 9 मई का एक बहुत भयानक वाकया हुआ, तो मैं समझती हूँ कि हमारी कौम को भी इन चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हम एक कौम की हैसियत से किस तरफ जा रहे हैं और इस तरह के वाकयात क्यों इतने ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। रियाज फतियाना साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे रियाज फतियाना साहब के आवाज नहीं, चलिए मैं सेंटर सहर कामरान साहिबा की तरफ जाऊंगी। सॉरी, सहर कामरान साहिबा की तरफ जाऊंगी। सहर कामरान साहिबा, माजरत, वो सेनेटर इसलिए निकलता है कि आप पहले सेनेटर थी, बार बार स्लिप ऑफ टंग। अच्छा सहर कामरान साहिबा, सवाल अगेन यही है जो इस वक्त के ये मामला बना है रऊफ हसन साहब पे, इस्लामाबाद जैसे शहर इक़्तिदार में जो जहाँ पे सिक्योरिटी हर वक्त हाई अलर्ट रहती है, एक रेड जोन है और उसके बावजूद इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट शहर, वहाँ दिन दहाड़े इस तरह का वाक़या हो जाए और उसके बाद फिर एक जमात की तरफ से इस बात पे भी जाहिर सी बात है सवाल सामने आ रहे हैं कि भाई अब ये नताइज इसके सख्त इकदाम इसके रिएक्शन में आएंगे और ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें अगर होती रहीं तो मज़ीद आगे जो हम बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि हम उस तरफ जाए मुल्क को लेके, फिर वो कैसे होगी और आप इस वाक़े को कैसे देखती हैं? शुक्रिया रिदा। वैसे वन से सेनेटर इज ऑलवेज अ सेनेटर, जी जी हर्ज नहीं है। जी जी ठीक है, अभी मैं मेंबर कौमी असेंबली हूँ, लेकिन ये दुरुस्त है। बाकी आप जिस वाक़े का जिक्र कर रही हैं रिदा, ये यकीनन काबिल मुजम्मत है और तशवीश का बाइस भी। चाहे वो शहर इक़्तिदार हो या पाकिस्तान का कोई और शहर, ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए और मैं सोचती हूँ इसकी शफाफ तहकीकात बहुत ज़रूरी है। और इससे मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँच चुका पोलराइजेशन की वजह से और जो एक इश्तियाल अंगेजी फैलाई गई, इस शायद से हमारे रवैयों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है और इस किस्म के वाक़यात से इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल में इससे हमें एक जायज़ा लेना पड़ेगा कि हमसे तो कहीं कोताही नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है, मैं समझती हूँ कि तहरीके इंसाफ वालों से भी ये कहूँगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से भी ये कहूँगी कि आप ये देखें कि आपका इसमें कितना किरदार है माशरे में नफरत को फैलाने का। आपको याद आएगा रिदा कि ये इनके बयानात थे बानी तहरीके इंसाफ के
कि इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, इनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, ठीक है, क्या वो उन जो कलमात थे उन पे अब शर्मिंदा है? तो मैं समझती हूँ कि देखिए हमें अपना किरदार तलाश करना पड़ेगा माशरे के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत को लेकर आने के लिए, और ये हम एक माशरा हम सब ने तश्कील देना है। तो इसकी शफाफ तहकीकात का मैं मुतालबा भी करती हूँ और कहती हूँ बहुत ज़रूरी भी है, और जो है बजाय इससे हम इल्ज़ाम तराशी और मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी करें, बाकी के मामला को एक खुश असलूबी के साथ हल करने की कोशिश करें। हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं रऊफ हुसैन साहब के साथ, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी दे कामिल, और जो है वो जल्द से जल्द जो है वो उनके जख्म भरे। और लेकिन ये कि इसके साथ साथ मैं कहती हूँ अपने रवैयों को ज़रूर देखें, अपने रवैयों की खराबियों को ज़रूर देखें। ये देखें कि आपके बयानात किस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी लेकर आते हैं। क्या इस्लामाबाद की जलती हुई ग्रीन बेल्ट को भूल जाऊँ? आपने बोला शहर इक़्तिदार, आपने कहा रेड जोन, यही रेड जोन जला था ना। क्या मैं 9 मई के वाक़यात को भूल जाऊँ, शोधा की यादगारों को आग लगाने को भूल जाऊँ, हमारी अस्करी इंस्टॉलेशंस को भूल जाऊँ कि वो जलाई गई? तो ये सारे हमारे वो सेंसिटिव एरियाज थे। तो नफरत को कहीं ख़त्म करना होगा पाकिस्तान के लिए। आज एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि पार्लियामान है, आईन पाकिस्तान है, आए पार्लियामान में बैठे इन मामलात को हल करें, आगे बेहतरी की तरफ चले और सबकी जान और माल और जिंदगी और इज्जत महफूज होनी चाहिए। ना हम अपनी जुबान से ना रवैयों से कोई ऐसी चीज करें जिससे नुकसान पहुंचे। तो ये मैं समझती हूँ कि दुरुस्तगी तो हमें खुद करनी है, अपने रवैयों की भी और जो हालात हैं उनकी भी हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि इश्तियाल अंगेजी से मामला हल नहीं होते। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, एक तो ये बात हो गई सर कामरान साहब, आप ही से मैं वो जानना चाहूँगी, एक तो ये मामला है, दूसरा भी मैंने महंगाई के आपने खुद देखा कि हमने थोड़ी सी आज बात की है, ये अभी भी IMF के हवाले से बात हो रही है, हुकूमत कह रही है कि जी सख्त माशी इकदामात ले रहे हैं, अभी भी मज़ीद महंगी करेंगे गैस वैस ये। अरे ये सारी बातें हम सुन रहे हैं लेकिन हम वो चीज़ें क्यों नहीं कम कर रहे हैं? अब आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा हैं, दो कि आपने मिनिस्ट्रीज नहीं ली, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा है और आपसे बेहतर कौन जा सकता है कि एक गरीब आदमी की क्या हालत है इस वक्त। आज भी हम बाहर इवन जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप बात करें, आप पूछें, ये सारे लोग जो आते हैं प्रोग्राम में उनसे पूछें, और बार बार हमें बड़े मुद्दबाना अंदाज में पूछना पड़ता है कि ये कब हम करेंगे। ये जो भी स्टेप्स हो रहे हैं वो 25 करोड़ आबादी के गरीब आवाम पे जा रहे हैं। इस वक्त भी रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वर्ल्ड बैंक की, ADB की, मैं नहीं कह रही, मेरे घर की रिपोर्ट्स नहीं है, फिर जो कोर्ट हुआ अल जजीरा में, डॉन में, IMF के ऑफिशियल वेब रिपोर्ट पे, उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में इस वक्त आधी आबादी जो है वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे है इस वक्त। तो इस सूरत हाल में हमारी जो एलीट क्लास है, हम उसके लिए क्यों नहीं कोई स्टेप्स ले रहे? बिजलियाँ उनको हम फ्री यूनिट्स दे रहे हैं, हर चीज उनको हम कर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं कंसेंसस हो रहा है सारी पार्टीज के? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने मंशूर में एक वाज़े जो है ना रोड मैप दिया था कि सबसे पहले कि जो अशराफिया को सब्सिडीज दी जाती हैं वो ख़त्म की जाएं और उनसे जो है वो जो रकम बचती है वो आम आदमी की फलाह पे खर्च किया जाए। फिर इसी तरीके से जो मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हो गई उनके ऊपर दोहरा खर्चात करने के बजाय उनको जो है वफाक में उनका रहने का कोई जवाब नहीं बनता, वो जो है सूबों के हवाले की जाए ताकि सूबे अपनी जिम्मेदारियाँ उठाएं। तो ये जो पैसे, ये जो बचत होती है, ये आवाम की फलाह पे खर्च हो। डेफिनेटली हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, मगर हम जहाँ पे पीपल्स पार्टी अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, आपको देखें गंदम के बहरान के ऊपर कितना हमारी एक मजबूत आवाज़ थी, पीपल्स पार्टी ही की आवाज़ थी जिससे इंक्वायरी, और हम इंक्वायरी पे मुतमईन नहीं है। हम तो चाहते हैं जी रिकवरी हो, हम तो कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने सफ़र किया वो कंपनसेट हो, क्योंकि हमारा वोटर काश्तकार है, मजदूर है, लेबर है, और हम खुद भी जब आप कहते हैं तो हम खुद भी एक मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम भी उसी तरीके से महंगाई को फेस कर रहे हैं, इन बिजली के बिलों को फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली वक्त कम था हुकूमत के पास, बजट के बाद कुछ हम बेहतरी देखेंगे, कुछ अभी भी है, लेकिन एक वाज़े रोड मैप जरूर अनाउंस करना चाहिए। हमें जो है जहाँ पे अखराजात को कंटेन करना जरूरी है वहाँ पे कंटेन करें, एक सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं, हम अपने लोगों को जो है ना उनके रोजगार के मौके तलाश करें, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, और देखें पीपल्स पार्टी की तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, या आप देखें सरावर बारिशों के बाद
जिस तरीके से जो है वो लोगों के घर बना के उनको तामीर करके दे रहे हैं, या सोलर एनर्जी की तरफ जिस ये तरीके से सारे हम सूबे को इनिशिएटिव्स लेके अपनी गए। जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर कामरान साहिबा आपको नहीं लगता कि कंसेंसस इस पे इमरजेंसी बुनियाद पे होने चाहिए कि ये आप बिजली और ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और मैंने अभी गाड़ियां बताई और उसकी सारी मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई है आगाज़ में, तो ये जो सारी कैलकुलेशन है अगर आप लोग खुद इसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो ऐसी सूरत में आप लोग को नहीं लगता कि इस पे तो एक टेबल पे फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये मराते बंद करें भाई, इतना गरीब मुल्क है, आधी आबादी जो है वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे है। इसका मतलब कहने में तो शायद मुझे बहुत आसान लग रहा है, आपको सुनने में भी आसान लग रहा होगा, लेकिन जो लोग रह रहे नहीं, हैं बिल्कुल आसान नहीं उनके लग लिए रहा, तो रीता। बड़ा हेल रीता, होगा, बिल्कुल। हेल इस वक्त। विदिता, बिल्कुल आसान नहीं लग रहा, क्योंकि ये तकलीफें हम सब जो है इसी माशरे का हिस्सा है और हम सब ये तकलीफें शेयर करते हैं। बात ये है कि हम तो कह रहे हैं कि जी इस वक्त एक मौका है, आए सब लोग पार्लियामान में बैठे और मिलके इन माशी मुश्किलात का हल निकालें। हम सिर्फ जो है पार्लियामान का वक्त शोर शराबे में ज़ाया ना करें। देखिए बात ये है, लोगों ने हमें बैंडेज दे के वोट दे के भेजा है कि हम उनके लिए कुछ करें। अगर जो है वक्त सिर्फ जो है गाली गलोच में और शोर शराबे में ज़ाया हो जाए तो क्या कानून साजी होगी और क्या हिकमत अमली होगी। देखिए बाकी मामला पे सियासत करें, लेकिन अवामी फलाह पे सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, साथ बैठने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं रियाज फतियाना साहब की तरफ जाती हूँ। जी रियाज फतियाना साहब की तरफ भी जाऊंगी। रियाज फतियाना साहब आवाज आ रही है आपको? सर जी आ रही है मुझे। जी रियाज फतियाना साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि रऊफ हसन साहब, पहले मैं आपसे इस पे बात कर लूँ। रऊफ हसन साहब का जो मामला हुआ, अफसोसनाक बहुत वाकया ये कल हुआ। उसके बाद आज हम्माद अजहर साहब ने कहा, सख्त लहजे में एहतजाज का इशारा भी दिया है और ये भी कहा कि बेशक गिला काट दे मगर हम झुकने वाले नहीं हैं अब। तो ये जो ना झुकने के नताइज हैं वो तो हम देख रहे हैं ना कि क्या हो रहे हैं। अब अगर आगे भी यही पॉलिसी रहेगी तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे और डायलॉग का रास्ता कौन खोलेगा? देखें आपके सामने है, रऊफ हसन एक इंतहाई शरीफ आदमी और वो बेजरर शख्सियत है, दानिश्वर आदमी है, कोई वो सियासतदान भी पूरा नहीं है बल्कि दानिश्वर है। जी और उसके साथ जो ज्यादती का वाकया हुआ है, और इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे गैर मुल्की सफारतकार हैं, तमाम अहम दफातर यहाँ पे मौजूद हैं, पार्लियामेंट है, वफाकी हुकूमत का ये हेडक्वार्टर है। वहाँ पे एक ऐसा वाकया, एक शख्स टॉक शो पे गया है टीवी पे और उसके साथ ज्यादती हुई और ये नाम यूज हुआ है ट्रांसजेंडर्स का, खुसरों का। उनके लीडर ने तरदीद कर दी है कि हमारे लोग इसमें मुलव्वस नहीं थे, हमारा सिर्फ लिबास इस्तेमाल किया गया है, हम लोग नहीं थे। एक और भी इसने इस मामले को पुरस्कार कर दिया है। अब ये टेस्ट है इस्लामाबाद पुलिस का और वफाकी हुकूमत का। तो हम तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कानूनी भी इखलाकी भी, कि इस मामले को खरीदें और असल मुलजमान जो भी हैं उनको गिरफ्तार करें, उनको कैफे करदार तक पहुंचाएं, ताकि इस्लामाबाद जैसे शहर में अब कौन सा 4 बॉडी गार्ड लेकर यहाँ चलेगा। रियासत की जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। अगर वो फेल हुई है तो फिर वो बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत का फेलियर है। पहले ही वो फार्म 47 की पैदावार है, अवाम के इत्मीनान से पहले ही महरूम है। मजीद इस तरह बेचैनी और मायूसी और गुस्से में इजाफा हो रहा है। और अगर यही वफाकी हुकूमत चाहती है कि अवाम सड़कों पर आए, तो फिर जाहिर है अगर आप अवाम को अदल इंसाफ नहीं देंगे और लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं करेंगे, और जो इस्लामाबाद पुलिस है या पंजाब पुलिस है वो हुकूमत की दुमछला बन जाएगी और गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम करेगी, तो फिर जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पहले ही मुल्क सियासी नारकी का शिकार है, सियासी बुरान दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है और 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर पहले जा चुके हैं जो बिजनेसमैन थे, सनतकार थे, जिसका एक झलक दुबई में $12.5 अरब की पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से 17,000 लोगों की इन्वेस्टमेंट से शो होता है। 5 लाख टेक्नोक्रेट मुल्क छोड़ गए, 2 लाख से ज्यादा तालिब इल्म मुल्क से बाहर चला गया है, जिसकी एक झलक आपने किर्गिस्तान में देख ली। मैं भी वही आपसे बात वही कहने वाली थी। मैंने कहा किर्गिस्तान में आपने देख लिया बिश्केक में क्या हुआ। अब मसला ये कि हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर ये सोच के कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर तो वही वाली बात है ना कि मुल्क तो फिर भी एक गार्जियन की तरह होता है। तो वो जैसे घर से आप अपने बाहर जाएंगे तो वहाँ तो बहुत रिस्क है, वो हमने देख ली उसकी एक झलक के अभी जो रिसेंट जो वाकया हुआ।
तो हम मुल्क से बाहर कोई नहीं जाना चाहता, हाँ, मजबूरी से जा रहे हैं। तो, कोई रोजगार के हाथों तंग है, कोई अदल इंसाफ न होने के हाथों तंग है, कोई खौफ के हाथों तंग है। ये सारी वो चीजें हैं, बेयकीनी की सूरत हाल है। तो इस मौके पे आपने नाम ने यूनिवर्सिटियां बनाई, हमारे साथ के मुल्क दुनिया की मैशतों में आगे निकलते चले गए, हम नीचे रिवर्स घेरा में लगाया है। आज दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की हैसियत नीचे से चौथे नंबर पर है। हमारे बाद अफगानिस्तान, सोमालिया और सीरिया का पासपोर्ट है। ये हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। और कोई मुल्क को वीजा देने को भी तैयार नहीं, वीजा देने को, पार्लियामेंटेरियन को वीजा देने को भी तैयार नहीं है। इसलिए वो समझते हैं कि भूखा नंगा मुल्क है, पता नहीं हमारे साथ क्या करने आ रहा है। ये जो पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि अदलिया को मुकम्मल बाख्तियार और खुददार और आज़ाद किया जाए। पाकिस्तान के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए बिहेव करे, और जो सो कॉल्ड फार्म 47 की हुकूमत है वो खुद ही, उनको शर्म और रिया होनी चाहिए और मुस्तफी होकर उन लोगों को हुकूमत फराहम करे और मुंतकिल करे जो जिनको अवाम ने 70% अवाम ने मुंतखब किया है, और नतीज बदलने से रिजल्ट आगे किसी हुए हैं। तो क्योंकि अवाम तो हमारे साथ है। अगर आप मकबूल लोगों को जेलों में रखेंगे, ख्वातीन मर्दों की भी तफरीक नहीं होगी, साल साल से लोग सड़ रहे हैं, यहाँ पे कई लोगों के कारोबार बंद हो गए, तबाह हो गए, तो ये ऐसा निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है। और रऊफ हसन का जो ताज़ा तरीन वाक़या है, ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है। तो फिल फॉर वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म को खोल कर इसकी वजाहत करनी चाहिए या स्टेप डाउन करना चाहिए। अगर वो नहीं अपने पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत दे सकती, या फिर इस्लामाबाद पुलिस के IG और सब लोग हमें फिर फॉर मुलजमान तलाश करके दें जो भी है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हम तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। आप अगर किसी को दीवार के साथ लगा दें, किसी को आप बिल्कुल सुबह बर्बाद कर दें, तो फिर जाहिर है उसका रिएक्शन होगा। हम तो चाहते हैं कि पहला मुतालबा और मरला हमारा यही है कि हमें अदल और इंसाफ दिया जाए, जानो माल की हिफाजत की जाए। फार्म 47 की बजाय फार्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक, कानून की हाकमियत, रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारी तो मांग है, और हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल हर वक्त हर लम्हा पे तैयार है। अगर वो मुस्बत मुज़ाकरात हो, एक बामकसद मुज़ाकरात हो, टाइम की वेस्टेज ना हो, और हम तमाम हुकूमत की जमातों से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और हम ये भी तवक्को रखते हैं अदालतें में इंसाफ देंगी। फिर अदरवाइज फिर कुछ भी नहीं होगा। तो सियासी बुरान की बिना पे माशी बुरान है, माशी बुरान की बिना पे मीशत की तबाही है, बर्बादी है। और पाकिस्तान में गुर्बत, हर दूसरा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है। लोगों के बिल अदा नहीं हो रहे, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, कच्चे के और पक्के के डाकू हर जगह दंदनाते फिरते हैं। अगवा बराए तवान की वारदातें बढ़ गई हैं। कराची जैसे शहर में मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल स्नैचिंग आम हो चुकी है। यहाँ कोई शख्स हिफाजत से घर से निकलते हुए डरता है, घबराता है। जब ये हालत हो आपके मुल्क में, कराची जैसे शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, तो फिर मुल्क ऐसे आगे हम कह सकते हैं ये कामयाब रियासत है। इसलिए खुदा के लिए हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए, कान जो बंद हैं उनको खोलना चाहिए, और और अपने आईनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करे या स्टेप डाउन कर जाए। सही है। शज़ा मनसब साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। शज़ा साहिबा आवाज आ रही है आपको? शज़ा साहिबा आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी जी। शज़ा साहिबा, एक तो तरफ तो ये मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, और ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, मैं आपसे सवाल इस पर तो कर ही चुकी थी। दूसरी तरफ अभी मैंने महंगाई के हवाले से भी आगाज़ में जो बात की, और ये जो बातें मैंने की, रिकॉर्ड पे जो नंबर्स बताए, जो फिगर्स बताए, वो हमारे नहीं, वो वर्ल्ड बैंक की, ADB की, अल जज़ीरा की, डॉन की, IMF की रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के नंबर्स हैं। ये हम लोग एक कंसेंसस पे टेबल पे चलें, हम इसको तो छोड़ देना कि PTI के साथ हमने क्या करना है क्या नहीं करना, 9 मई के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, दैट्स द अनदर थिंग। फर्स्ट इज़ कि जी हमारी मईशत किधर खड़ी है। इस वक्त ये रिपोर्ट सारी बता रही है कि जी 10 करोड़
जो बंदा है पाकिस्तान में, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वो सतह लकीर से गुर्बत की नीचे रह रहा है। मतलब ये कहना या सुनना तो शायद आसान लगता है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनका बुरा हाल है। हम बाहर जाते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि क्या हालात हैं, हम नज़र दौड़ाते हैं इधर उधर तो हम देखते हैं कि बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। तो ये जो मईशत का मामला है, इसमें हम ये स्टेप्स क्यों नहीं लेते? जो इलीट है पाकिस्तान में, ये तक ये बताया, पाकिस्तानी इलीट के हवाले से बताया गया है कि जी इकोनॉमिक प्रिविलेजेस की वजह से, पाकिस्तानी इलीट ग्रुप की वजह से बाकी तबका सफ़र कर रहा है बैडली। तो ये इलीट क्लास को हम क्यों इतने मराते दिए पे दिए जा रहे हैं? उनके पेट्रोल फ्री, उनकी गाड़ियाँ फ्री, उनके जो है वो बिजली के यूनिट फ्री, इस पे क्यों नहीं कंसेंसस हो जाता बैठ के सारी पार्टीज का? देखिए, जो हमारी पार्टी है उसका तो फोकस शुरू से यही रहा। यही वजह है कि जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत भी बनी, अभी भी जब हमने और हमारी इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत बनाई है, तो हमारा फोकस बिल्कुल भी ये साबका चेयरमैन पीटीआई नहीं है और ना ही इनकी जमात है, ना ही इनसे बदले लेना है जैसे कि इनका फोकस था। इन्होंने तो 4 साल अपनी हुकूमत में बात ही यही दोहराई ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं एसी उतरवा दूंगा, मैं इसको अंदर ले जाऊंगा। क्या क्या जुबान नहीं इन्होंने इस्तेमाल की। आपने कभी हमारे लीडरान को ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हुए देखा? ये इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और इनके 4 साल हुकूमत में पाकिस्तान को जिस बहरान में खड़ा ला के कर दिया था, IMF की वर्स्ट निगोशिएटेड डील इन्होंने की, उसके बाद उसी अपनी डील को तोड़ के ये भाग गए और उसके बाद पीडीएम ने 16 महीनों में पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बहुत मुश्किल से बचाया। आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का यही फोकस है कि किस तरह से आम आदमी के लिए बेहतरी लाई जाए। आपने देखा कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम की गई, टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैडम कतकलाई माफ़ी, आपकी इजाज़त से मैं अभी वही कह रही हूँ। देखिए, इनकी जो भी रही, नवाज शरीफ साहब का मुझे पता है 2013 में उन्होंने ये बात की, जब उन्होंने हुकूमत ली, सबको स्ट्रिक्टली कहा कि पिछली हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं करनी, अपनी परफॉर्मेंस बताओ। इनकी देखिए, इनकी 3-3.5 साल की हुकूमत ने कोई 75 साल की पाकिस्तान की तारीख को तो नहीं रोन दिया ना, उसकी मैशत को तो नहीं रोन दिया। अरसे दराज से आप और पीपल्स पार्टी बार बार हुकूमत में आते हैं, या तो डिक्टेटरशिप है। हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं, प्लस फिर अल जजीरा की जो रिपोर्ट बता रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इलीट ग्रुप्स इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, पॉलिटिकल क्लास एंड द कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री होल्डर पे तो एस्टिमेटेड $17.4 बिलियन और रफली 6% जो है वो कंट्री की इकोनॉमी के हवाले से जो है वो कर रहे हैं। तो ये यूएन डेवलपमेंट और इन सब की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इसका इनकी हुकूमत से ताल्लुक नहीं है। वो ठीक है जो इन्होंने मुआहदे किए, जो गलत किया वो गलत है, उसको हम नहीं कह रहे थे, लेकिन जो अभी हो रहा है उसके ऊपर इन पे कंसेंसस कौन करेगा? मैडम, मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर बजट लाया जाए, टैक्स नेट में इजाफा किया जाए, पेट्रोल डीजल प्राइसेस आपने देखा है कम किए हैं, किसान के लिए एक बेहतर पैकेज लाया जाए क्योंकि किसान इस वक्त पिस रहा है। लेकिन आपने इनकी बातें तो अभी भी ये तैयार नहीं है ना बैठने को और निगोशिएट करने को और एक इस इकट्ठे मिलके इस तरफ जाने को कि जो हमारा एक फोकस होना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, जो कि मुआशी और सियासी स्टेबिलिटी है। अभी तक ये फॉर्म 45-47 का एक इन्होंने ड्रामा रचा लिया है। इनको फॉर्म 45-47 नहीं, इनको तो आरटीएस की हुकूमत चाहिए ना, जो 2018 में इनको मिली थी। अभी जहां पे इनके लोग जीत कर जो केपी है वहां पे इलेक्शन ठीक हुए, फॉर्म 45 हुआ। जहां पे अगर इनके थोड़े लोग हार गए, हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो नहीं इलेक्शन में जीत सके। लेकिन हमने यही सोचा है कि ये पुरानी बातों को लेके उनके ऊपर रगड़ने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। और एक और बात ये कि पॉलिटिकल एलीट में होंगे चंद लोग शायद जो कि बहुत ज्यादा मरात, लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि कैबिनेट में कोई नई गाड़ियां नहीं आएंगी। उन्होंने और भी बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं। एक वो बन चुका हुआ है। मैडम, नई तो बात की बात है, हमारे पे तो पुराना बोझ बहुत है। हमें तो ये बता रही है रिपोर्टें कि पुराना ही बोझ इतना है, जो ऑलरेडी बिजली मुफ्त ले रहे हैं, पेट्रोल मुफ्त ले रहे हैं, ये जो गाड़ियां चल रही हैं 8-8 करोड़ रुपए की, यही हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। मैडम, उसमें देखे ना सारी अशराफिया इसमें शामिल हैं, जैसे कि आपने खुद जी कहा, बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड जी इसमें। और लेकिन इसको साफ करने के लिए इस गंद को तो सियासतदान ही होते हैं और अवाम सियासतदान को ही आगे लेके आती है। अवाम का मैंडेट हमारे पास होता है, हमें अवाम का
जो दर्द है वो हमारे दिल में होता है, क्योंकि हमने अवाम के अंदर रह के अवाम में फिर के देखा है, हमें पता है कि अवाम किस चक्की में फिस रहे हैं। और नो डाउट कि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, ये अपहिल टास्क है जी। तो इस पे हम बिल्कुल दिन रात कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत पंजाब में भी और वफाक में भी, और इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ताला सही। रियाज सत्याना साहब, इस पे आप क्या कहते हैं? ये इतनी महंगी ये आज मैंने जजीरा की रिपोर्ट शुरू में शाये की है, इसके नंबर फिगर्स और ये सारे, ये महंगाई का तो जिन काबू से बिल्कुल बाहर है, इस पे कंसेंसस ही डेवलप हो सकते बाकी सारी चीजें भुला के। देखिए, मैं शिदरा मनसब साहबा का बहुत एहतराम करता हूँ, माशाल्लाह खातून होके अच्छी लीडर हैं। मसला ये नहीं है, मसला कि 35-36 साल से कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ये मुसलसल हुकूमत में चले आ रहे हैं, 4-4, 3-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म, 5-5 दफ़ा वज़ीर-ए-आला, और पंजाब का किसान रुल गया है। गंदम की खरीदारी का स्कैंडल, इतना बड़ा स्कैंडल है। हम एक डालर के लिए दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं, $1 अरब की इन्होंने यूक्रेन की जंग ज़दा खराब गंदक वाली गंदम, जिसको यूरोप ने जानवरों के लिए भी लेने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान भरकर जहाज ले आए और किसान रुल गया, उनको गंदम खरीदने वाला नहीं है। ये क्या तरीका है? खाद है उसकी रेट्स बढ़ गए, काश्तकार तो बिल्कुल तबाह हो गया, मजदूर किसान भी बिल्कुल मजदूर है तो वो बेचारा रोटी खाने से तंग है। इतनी बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगे होने जा रही है। सर ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे नहीं बैठ सकती, तो दुनिया में कम हुई है सर ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर पार्टियां कंसेंसस नहीं बैठ सककर डेवलप कर सकती हैं कि भाई ये वापस हो जाए? इतना गरीब मुल्क नहीं दे सकते फ्री में सबको सब कुछ। देखिए, असल ये तो एलीट क्लास बहुत बनी हुई है ना सर, रिपोर्ट्स तो यही बता रही है पाकिस्तान की। मैंने गुजारिश की कि यहाँ पे करप्शन इंतहा की है। कोई आप मुझे बताएं, आप कराची या पंजाब, पाकिस्तान किसी दफ्तर में चले जाएं, जब तक आपके पास सिफारिश ना हो या आपके पास पैसा देने के लिए ना हो, आपका काम होता ही नहीं है। 6 फेरे डलवाते हैं फिर भी काम नहीं होता। पूरे पाकिस्तान के सारे सिविल दफातर मायूस कर रहे हैं अवाम को और नाकाम हो चुके हैं। सर्विसेज का म्यार इंतहाई नाक़िस है, ना कोई म्यूनसिपल इदारे सफाई करते हैं, ना पानी साफ देते हैं, ना सीवरेज सिस्टम ठीक है, ना सड़कें टूटी हुई हैं, दरख्त नए लगाने को तैयार नहीं है। तो अस्पतालों की हालत देखेंगे तो मरीज फर्श पर रोल रहे हैं, औरतें अस्पताल के बाहर बच्चे जन्म दे रही हैं, तो गरीब आदमी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ ना होने की बिना पे 2 लाख बच्चा पाकिस्तान का बाहर के मुल्कों में जा चुका है। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जा रहा है, पेरेंट भी बाहर जा रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया रियाज सत्याना साहब आपका, शर्जा मंसूर साहब आपका, हरकमन साहब। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में हालात इस वक्त ठीक नहीं, सिर्फ ये कह के हुक्मरान अगर आके टीवी पे कह दे कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है और सब ठीक है और महंगाई कम हो गई है, इससे हल नहीं होगा और ना इससे कोई फर्क पड़ेगा। रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।